जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है सर। आप जी, कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, हमेशा की तरह फंटेस्टिक। जी, कल की क्लास के आप लोगों के फीडबैक बहुत कम आए। जितनी मेहनत रेहान सर ने क्लास लेने में की, आप लोगों ने फीडबैक देने में कंजूसी की। मुश्किल से 6-7 मैसेज आप लोग दे पाए, बड़े दुख का विषय है। उन्होंने मेरे से स्पेशली पूछा था कि व्हाट इज फीडबैक ऑफ योर क्लास, तो मैं उन्हें 6-7 मैसेज से ज़्यादा फॉरवर्ड नहीं कर पाया। तो आप इट लोग वाज थोड़ा टू गुड, बहुत अच्छा था, वेरी सेटिस्फाइडिंग और ही हैज गिवन अस लॉट्स ऑफ टाइम सर। बहुत पेशेंस से उन्होंने बताया डिटेल में सब कुछ। देखिए, वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम एंड यू आल्सो सर। 2 घंटा 40 मिनट उन्होंने आप लोगों को अपने कीमती समय में से दिए। और बहुत डिटेल बताया, बहुत हाँ, टाइम दिया और सर। आप लोगों में से मुश्किल से 7 या 8 मैसेज आए होंगे फीडबैक के। तो थोड़ा सा आपका अप्रिसिएशन ही हमारी फीस है। तो आप ज़्यादा मुझे फीडबैक देते तो मैं उनको ज़्यादा मैसेज कर पाता, ठीक है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आगे से जो भी कोई गेस्ट आए तो उनकी प्रशंसा करने में कंजूसी मत किया कीजिए, ठीक है? और वो तो प्रशंसा के काबिल भी थे। कई बार तो झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है, लेकिन ही डिजर्व है ना? और सही करे। अभी और कुछ हमारी क्लास में आने वाले मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त मेरे पास है। मैं कई अपने साथियों के संपर्क में हूँ, तो आप लोगों को और नए नए एक्सपीरियंस से मैं 2-4 कराऊंगा इस बीच, है ना? तो आप लोग मेहनत से लगे रहिए। देखिए, आप मेहनत करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हम आईपीसी के चैप्टर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, और आज हम आईपीसी का नया चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हाउ इज़ द जोश? हाय सर, हाय सर। बहुत वेरी अच्छे, हाई सर। बहुत अच्छे, वेरी हाई सर, बहुत बढ़िया। देखिए, ये मान के चलिए कि हम लोग 7 बजे क्लास स्टार्ट कर दिए थे, और 7 बजे से कंटिन्यू मैं क्लास को वॉच कर रहा हूँ, पूरी क्लास को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे ना पूरा गश्त करना पड़ता है क्लास में, किसी का माइक तो नहीं खुला है ना? कोई लेट के तो नहीं पढ़ रहा है। कई लोग हैं जो, मतलब कुछ लोग, कई लोग नहीं है, कुछ एक दो साथी हमारे आए, वो माइक वो सॉरी कैमरा खोल के और आराम से तकिया पे सर लगा के और बेड पे लेट के ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे वो महाराजा अकबर हो और हम अनारकली हों। सर भाई सर जिनका माइक ऑन रह जाता है, जिन्होंने ईयरफोन लगा रखे सर, उनका तो और भी दिमाग खराब हो जाता है बिल्कुल। तो भाई, हमें अनारकली और अपने आप को अकबर समझना बंद कर दो, है ना? और पढ़ाई पे ध्यान दो। और मान लीजिए अगर किसी को कैमरे का मूवमेंट भी होता रहता है, तो चीजें अलग अलग चीजें दिखाई देती रहती हैं हम लोगों को। नहीं, सपोज कीजिए अगर तो कैमरा ऑन करके झांकते हैं इसमें कि क्या हो क्या रहा है आश्चर्य से। किसी का अगर लेट के पढ़ने का ही मन है तो वो कैमरा ही क्यों ऑन करता है भाई? भाई, कैमरा ऑफ करके हमारी तरफ से वो लेट के पढ़े, बैठ के पढ़े, उल्टा टंग के पढ़े, क्या फर्क पड़ता है हमें? लेकिन कैमरा भी ऑन रखेंगे, है ना? तो अगर कोई साथी कैमरा ऑन रखता है तो उसे क्लास के डेकोरम के हिसाब से बैठना चाहिए, मेरा इतना मानना है। इतनी मैं आप लोगों से, जो भी साथी ऐसा कुछ कर रहा है, कोई साथी तो ना करे ऐसा, है ना? चलिए, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11। देखिए, चैप्टर नंबर 11 जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आईपीसी का, और ये बात करता है ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में ये जो चैप्टर है वो डील करता है, ठीक है माय डियर? और ये एक ऐसा चैप्टर है जो सामान्यतः रोज़ हम लोग कोर्ट में देखते हैं, मिथ्या साक्ष्य देने वाले लोग बहुतायत कोर्ट के अंदर जो है सच्चे साक्ष्य कम आते हैं और मिथ्या साक्ष्य ज़्यादा आते हैं।
तो ये धारा जो बनी हुई है 191 कह रहा है, इसकी पहली धारा है चैप्टर नंबर 11 की, गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ इसको। ये कह रहा है कि हु एवर बींग लीगली बाउंड बाई एनी ओथ, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बींग लीगली बाउंड बाई एनी ओथ और बाई एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रूथ or being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to give false evidence। ठीक है भैया। हिंदी वर्जन कह रहा है इसका कि जो कोई शपथ द्वारा, पहली बात तो शपथ द्वारा हो, ठीक है, या अगर शपथ द्वारा नहीं है तो वो विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध के द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हो, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। ठीक है, 191 की जो पहला पैराग्राफ है, जो इसकी परिभाषा है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसके दो स्पष्टीकरण भी हैं। स्पष्टीकरण जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो कह रहा है कि अ स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन वेदर इट इज मेड वर्बली और अदरवाइज। ये कह रहा है कि कोई कथन चाहे वह मौखिक हो या अन्यथा किया गया हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया। और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 2 कह रहा है अ फॉल्स स्टेटमेंट as to the belief of the person attesting is within the meaning of this section, and a person may be guilty of giving false evidence by stating that he believes a thing which he does not believe, as well as by stating that he knows a thing which he does not know। इसका स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि अनुप्रमाणित करने वाले व्यक्ति के अपने विश्वास के बारे में मिथ्या कथन इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है, और कोई व्यक्ति यह कहने से कि उसे इस बात का विश्वास है जिस बात का उसे विश्वास नहीं है, तथा यह कहने से कि वह उस बात को जानता है जिस बात को वह नहीं जानता, मिथ्या साक्ष्य देने का दोषी हो सकेगा। ये दो स्पष्टीकरण इस धारा के बताए गए हैं। अब इसके इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन के साथ हम इस धारा को समझेंगे। तो इलस्ट्रेशन पढ़ता हूँ मैं। इलस्ट्रेशन नंबर ए इसका कह रहा है, ए इन सपोर्ट ऑफ। सर पहले वाला बता देंगे आप। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ए स्टेटमेंट इज विद इन द मीनिंग ऑफ द सेक्शन वेदर इज ए मेड वर्बली ऑफ अदरवाइज। देखिए ये कह रहा है कि कोई कथन चाहे मौखिक हो या अन्यथा। देखिए कथन मौखिक तो आप जैसे मैं बोल के आपको बता रहा हूँ तो ये मौखिक स्टेटमेंट है, और अन्यथा में कैसे आएगा? अन्यथा में स्टेटमेंट जो है या तो वो लिखित हो सकता है ना? ओके सर। ठीक है ना। और अन्यथा शब्द इन्होंने डाल दिया, अन्यथा में किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट आ जाएगा। मान लीजिए कोई इशारे से कुछ बात बता रहा है ना? रिकॉर्ड हो सर, कोई रिकॉर्ड हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक, हाँ वो सब अन्यथा में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। इज दैट क्लियर? ओके सर। मिथ्या साक्ष्य हमारे आज के क्या पुराने ज़माने से कोर्ट के समक्ष सबसे ज़्यादा अगर कोई कृत्य हुआ है तो वो मिथ्या साक्ष्य हुआ है। ठीक है। कोई भी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि उन केसेस में आपको जो मान लीजिए कोई घटना किसी के साथ घटित हुई तो हमारा समाज ऐसा है कि आपको कोई गवाह ढूंढा नहीं मिलेगा आपके लिए।
वहाँ क्या होगा, आप प्लांटेड विटनेस लाएंगे, अपना कोई मित्र, अपना कोई रिश्तेदार, इस टाइप का कोई व्यक्ति जो आपकी बात का समर्थन कर सके, जबकि वो मौके पे नहीं है। उसे आप टीच करेंगे, उसे बताएंगे, है ना, कि ऐसे ऐसे आपको बोलना है ना। तो वो एक्चुअली घटना भले ही वो सही हो, लेकिन उसके बारे में वो जो वहाँ प्लांटेड हो गए वो मिथ्या ही, वो उसने मौके पे खुद कुछ नहीं देखा। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब कोई घटना हुई तो किसी और तरीके से है, बताई किसी और तरीके से जा रही है। ठीक है। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आपको मैं एक फिल्म का सीन बताना चाहूँगा, आपके दिमाग में फिर ये 191 जो है ना, बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह खिंच जाएगी। एक फिल्म 2 और 2 5 है, एक पुरानी फिल्म है, किसी ने अगर देखी हो, 2 और 2 5 के नाम से एक फ्लॉप फिल्म है। मतलब अमिताभ बच्चन शशि कपूर की एक जोड़ी बहुत बढ़िया चली है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में। तो जब कुछ जोड़ी चल जाती है तो उसे लेके फिर कई सारी फिल्में आती हैं, कुछ में से कुछ हिट हो जाती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। तो 2 और 2 5 वन ऑफ द फ्लॉप फिल्म, इस जोड़ी की फ्लॉप फिल्मों में से एक है। तो उसमें क्या है कि अमिताभ बच्चन और शशि कपूर जो है वो ऐसे ही लंपट किस्म के लोग हैं, और वो झूठी गवाही देना उनका पेशा है, पेशेवर गवाह हैं वो। ठीक है। तो उनको कुछ पैसे दो और कोर्ट के अंदर जाके कोई भी बयान दिलवा लो, तो वो तैयार हो, वो इसी काम के लिए कोर्ट के बाहर चक्कर मारते फिरते हैं उस फिल्म में। तो अब जो है उन्हें एक बंदा कोई लेके गया, तो बोला कि भाई ऐसा है, आपको नन्हे मियाँ और बन्ने मियाँ की लड़ाई हो गई है और आपको ना कोर्ट में एविडेंस देना है जाके। तो नन्हे मियाँ की तरफ से आपको एविडेंस देना है कि नन्हे मियाँ को बन्ने मियाँ ने पीटा है। ठीक है। तो अब अमिताभ साहब पहुंच गए सीधा। अब कोर्ट के अंदर जब क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरे वकील ने किया तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि जी ऐसा नन्हे मियाँ ने बन्ने मियाँ को मारा, बन्ने मियाँ ने नन्हे मियाँ को खूब मारा और चोटिल कर दिया उसे। तो जो क्रॉस एग्जामिन करने वाले वकील साहब थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप ये बताइए गवाह महोदय, ये नन्हे मियाँ की हाइट कितनी होगी। अब जब आपने झगड़ा देखा है तो नेचुरली आप उसकी हाइट भी बता सकते हैं। तो अमिताभ बच्चन ने ये ऐसे कुछ एक एवरेज सी हाइट पे हाथ करके और ऐसे बोला कि जज साहब यही कोई ये हाइट रही होगी। ठीक है। यहाँ उन्होंने हाथ ले लिया। तो इतना उन्होंने बोला तो वकील साहब बोले कि देखो सर, ये हाइट बता रहे हैं लगभग 5 साढ़े 5 फीट की हाइट पे उन्होंने हाथ किया अपना, और गवाह को ये भी नहीं पता कि नन्हे मियाँ कोई आदमी नहीं बल्कि मुर्गा है। ठीक है। तो अमिताभ साहब ने जो कैरेक्टर वो निभा रहे थे, उन्होंने अपने जेब से दूसरा हाथ निकाला। उन्होंने कहा वकील साहब ठहरो तो सही, जल्दी ना करो, और ऐसे दूसरा हाथ नीचे कर दिया उसके। तो ये मुर्गे की हाइट पे आ गया मामला। तो इस टाइप से अब अमिताभ को, मतलब उस कैरेक्टर को कुछ नहीं पता कि वो क्या बताने जा रहा है, किस बारे में बताने जा रहा है। तो यहाँ 191 यही बात कह रहा है कि जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा या सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, अब जब कोर्ट में आप खड़े होते हैं तो वहाँ शपथ आप लेते हैं। पहले गवाह जब खड़ा हुआ तो सबसे पहले क्या उसको क्या दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है। फिल्मों में आपने देखा होगा कि वहाँ गीता, कुरान, बाइबल लेके आते हैं, कि जो पियन होता है कोर्ट का, और वो उसके सामने रखता है और वो हाथ रख के गवाह उस पर कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा। हालांकि हमारी कोर्ट्स के अंदर भी ये शपथ दिलाई जाती है, लेकिन वहाँ कोई गीता, कुरान या बाइबल का कोई कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोलते हैं हाँ भाई कसम ले ले। तो वो बोलता है हाँ ले ली। बोले ले ली नहीं, ऐसे बोल कि मैं ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की, जैसे भी जिस भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति है, तो उसको वहाँ ऑन ओथ। अब ये कह रहा है जो कोई शपथ द्वारा, तो शपथ द्वारा आप कोर्ट के अंदर खड़े हैं तो शपथ द्वारा, या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी विधि में आपको कहा गया हो कि आप जो है, जैसे आप लोगों से एफिडेविट मांगे जाते हैं, कहीं जगह पे एफिडेविट मांगे जाते हैं, तो वहाँ विधि का अभिव्यक्त उपबंध है कि आप शपथ पे अपना बयान लिख के लाओ। ठीक है। तो ये कह रहा है कि या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है। अब अमिताभ बच्चन जो वहाँ कथन कर रहा था वो मिथ्या कर रहा है, और या जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। इज दैट क्लियर?
191 आपको क्लियर हुआ भाई? एक क्वेश्चन था, हाँ सर बोलिए। क्या कोर्ट में जो भी एविडेंस होती है वो ओथ पे ही होती है या अफर्मेशन पे भी होती है? देखिए कोर्ट के अंदर जब आप कहीं भी कोई गवाही देने जाते हैं, अगर आप बतौर गवाह जा रहे हैं तो फिर आप ऑन ओथ ही बयान देंगे अपना। यहाँ पे अफर्मेशन की कोई वैलिडिटी नहीं है कोर्ट में सर? हाँ, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। सर एक कोई भी अगर एविडेंस हम देते हैं तो ओथ और अफर्मेशन दो चीज होती है ना सर? हाँ, तो वहाँ ओथ, वो ओथ मस्ट है उसके लिए, ठीक है ना। ओके ओके। कोर्ट में केवल एक बयान होता है अभियुक्त का बयान, जो 313 का बयान होता है वो विदाउट ओथ होता है, उसमें ओथ नहीं दिलाई जाती। अभियुक्त का जो बयान होता है, बयान 313 सीआरपीसी जब पढ़ाऊंगा आपको तब उसमें 313 के बारे में पढ़ेंगे, तो केवल वो बयान सर बट अगर 315 में कॉम्पिटेंट विटनेस बनाना हो अभियुक्त को, तब वो ओथ पे होगा। जब वो कॉम्पिटेंट साक्षी के तौर पे अगर अभियुक्त आता है तब उसका ओथ पे बयान होगा, वो 315 में चला जाएगा। फिर मैं 313 की बात कर रहा हूँ। 315 सीआरपीसी। हाँ, 315 में जब अभियुक्त सक्षम साक्षी की तरह खड़ा होगा, अपना कोई एविडेंस लेके बतौर गवाह वो स्वयं को प्रस्तुत करेगा, तब उसको ओथ पे ही आना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तो इलस्ट्रेशन से आपको ये धारा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर इसका जो ए है वो कह रहा है, ए इन सपोर्ट ऑफ ए जस्ट क्लेम विच बी हैज अगेंस्ट जेड फॉर 1000 रुपीज फॉल्सली स्वेयर्स ऑन ए ट्रायल दैट ही हर्ड जेड एडमिट द जस्टिस ऑफ बीज क्लेम, ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। कै एक न्यायसंगत दावे के समर्थन में जो य के विरुद्ध ख के 1000 रुपये के लिए है, विचारण के समय शपथ पर मिथ्या कथन करता है कि उसने ये को ख के दावे का न्याय संगत होना स्वीकार करते हुए सुना था। कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है, उसने जाके बोला कि मैंने सुना था कि इसने स्वीकार किया था कि हाँ मैं तेरा 1000 रुपये का देनदार हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? वो लेकिन कथन कैसा कर रहा है? कथन वो मिथ्या कर रहा है। तो ऐसा मिथ्या कथन वो कर रहा है तो वो मिथ्या साक्ष्य दे रहा है और 191 के अधीन दंडनीय अपराध कर रहा है। इज दैट क्लियर माय डियर? इसका इलस्ट्रेशन नंबर बी देखते हैं। बी कह रहा है, ए बीइंग बाउंड बाय एन ऑथ टू स्टेट द ट्रुथ स्टेट्स दैट he believes a certain signature to be the handwriting of Z when he does not believe it to be the handwriting of Z. Here A states that which he knows to be false and therefore gives false evidence. ये कह रहा है कि कै सत्य कथन करने के लिए शपथ द्वारा आबद्ध होते हुए कथन करता है कि वह अमुक हस्ताक्षर के संबंध में यह विश्वास करता है कि वह यह का हस्तलेख है, जबकि वह उसके यह का हस्तलेख होने का विश्वास नहीं करता। उसे विश्वास नहीं है कि यह का हस्तलेख है, लेकिन फिर भी वो मिथ्या कथन कर रहा है। यहाँ कै वह कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है और इसलिए मिथ्या साक्ष्य देता है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? जी, समझ आ रहा है आपको मेरा बताया हुआ जो मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का? जी जी सर, एक और क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे सर। हाँ जी लाल जी बताइए। क्वेश्चन ये है सर, सपोज मेरे सिग्नेचर कोई और कर देता है और मैं ये बोलता हूँ कि नहीं भाई ये मेरे ही सिग्नेचर हैं, तो व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट? देखिए, आपके सिग्नेचर किसी और ने बना दिए और आपने उसको एडमिट कर लिया। आई एग्री कि वैसे तो सर 192 पे जाएगा ना, मिथ्या साक्ष्य गणना हो गया ना ये तो। हाँ नहीं, वो तो गढ़ने वाले पे जाएगा, वो तो उस पे जाएगा जिसने बनाए हैं। यहाँ इनका सवाल ये है कि मैं सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का भी लागू हो सकता है ना,
कि एक्सपर्ट की राय ली जा सकती है कि ये सिग्नेचर इनके है या नहीं है, अगर कोई अपोज करेगा तो? हाँ, वो फिर उसमें चला जाएगा ना, उसकी जांच में भेज दिया जाएगा। अगर कोई विवाद इस बात पे है कि सिग्नेचर आपके हैं या नहीं हैं, आप एडमिशन कर रहे हो, तो ये केवल जियालाल का सवाल यहाँ तक है कि वो अगर व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरे साइन है जबकि वो नहीं है, तो वो भी मिथ्या साक्ष्य में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं। सर ये चार सर्टिफिकेट नहीं जाएगा ये। यस करेक्ट। जब वो एडमिट कर लेगा तो उसमें जांच की जरूरत ही क्या रहेगी? क्या सर मैं कहना चाह रहा हूँ, ये सर कोर्ट रचना 467 में भी तो आएगा सर ये? हाँ, वो तो सब आएगा। वो एक सज्जन ये कह रहे हैं कि जब उसने स्वीकार ही कर लिया कि मेरे साइन है, फिर जांच की क्या जरूरत है? अगली तो थर्ड पार्टी कह रही है ना कि इसके साइन नहीं है, भले ही आप एडमिट कर रहे हो, आपका एडमिशन नहीं वहां चलेगा, वो जांच में भेजेंगे उसे। ठीक है ना भैया? जहां विवाद है, विवादक विषय यही है कि सिग्नेचर आपके हैं कि नहीं है। और सिग्नेचर अब मेरी नॉलेज में है कि सिग्नेचर जियालाल जी के किसी और ने बनाए हैं। जियालाल भले ही जी आके एडमिट कर ले कि मेरे साइन है, तो अगर जियालाल जी एडमिट कर रहे हैं तो वहाँ वो 191 के अंतर्गत आने वाला अपराध कर रहे हैं, चूंकि वो उनकी जानकारी है कि साइन उनके नहीं है, उसके बावजूद वो एडमिट कर रहे हैं, तो 191 का अपराध कर रहे हैं, वो फंस जाएंगे। क्योंकि जब एक्सपर्ट की राय आएगी, एक्सपर्ट निकाल लेते हैं, एक्सपर्ट देखते हैं कि कैसे किस शब्द को कहाँ से कहाँ बनाया जा रहा है, कितना पेन का प्रेशर आ रहा है। बहुत सारे हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट देखते हैं। ठीक है, वो निकाल देते हैं कि साइन वास्तव में, और कोई ना कोई कितना ही प्रयास कर ले किसी के साइन मिलाने का, कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, बल्कि अपने ही 4 बार आप साइन। जी ऑन द अदर हैंड साइड, यदि कोई व्यक्ति जिसने आपको लिखते हुए देखा है वो कोर्ट में आके ये कह दे कि नहीं ये इनके हस्तलेख नहीं है, तो भी रिलेवेंट होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, ये तो सिर्फ इनका सवाल 191 तक सीमित था, इसके वैसे तो बहुत ज़्यादा गहराई तक जा सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य के द्वारा बनाए गए हस्ताक्षर जो कि सर इस पे 28 भी काउंटरफिट भी हो जाता है इस पे अप्लाई। हाँ, कूट रचना वो जो कर रहा है, किसी और के हस्ताक्षर आप बना रहे हो तो कूट रचना ही कर रहे हो। ठीक है ना? 28 बता रहे हैं कूटकरण। जी, कूटकरण कोई अगर मिथ्या किसी के सिग्नेचर बनाएगा तो कूटकरण में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो उसके जैसे बना रहा है ना। जी चलिए, कम टू द पॉइंट। यहाँ जो इसका सी इलस्ट्रेशन है उसको भी देख लेते हैं। ए नोइंग द जनरल कैरेक्टर ऑफ जेड्स हैंड राइटिंग स्टेट्स दैट ही बिलीव्स अ सर्टेन सिग्नेचर टू बी द हैंड राइटिंग ऑफ जेड, ए इन गुड फेथ बिलीविंग इट टू बी सो। Here A's statement is merely as to his belief and is true as to his belief, and therefore although the signature may not be handwriting of Z, A has not given false evidence। अब ये यहाँ देखिए, इसका सी इलस्ट्रेशन है, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है कि यह के हस्तलेख के साधारण स्वरूप को जानते हुए क्या यह कथन करता है कि अमुक हस्ताक्षर के संबंध में उसका यह विश्वास है कि वह यह का हस्तलेख है, कै उसके ऐसा होने का विश्वास सद्भावपूर्वक करता है। यहाँ कै का कथन केवल अपने विश्वास के संबंध में है और उसके विश्वास के संबंध में सत्य है, और इसलिए यद्यपि वह हस्ताक्षर यह का हस्तलेख न भी हो, कै ने वहाँ मिथ्या साक्ष्य नहीं दिया। ठीक है ना? अब जैसे जियालाल जी का सवाल आया था कि मेरे हस्ताक्षर हैं, किसी और ने कर दिए, और जियालाल जी के बजाय अब जियालाल जी नहीं वहाँ लाए जा सकते अपने हस्ताक्षर के विषय में, तो किसी थर्ड पर्सन ने जिन्होंने जियालाल जी को लिखते पढ़ते देखा है, तो नेचुरली वो तो ऐसा ही महसूस करेगा कि ये जियालाल जी के ही हस्ताक्षर हैं, क्योंकि वो साधारण सरसरी तौर पे देखता है। कोई एक्सपर्ट तो वो होता नहीं भाई, जिसने आपको लिखते पढ़ते देखा, आपके हस्ताक्षर देखे, तो ही इज़ नॉट ए हैंड राइटिंग एक्सपर्ट। वो केवल और केवल अपने सद्भाविक रूप से सामान्य पहचान बताता है आके कोर्ट के अंदर कि हाँ जी मैंने उनको लिखते पढ़ते देखा है और ये हस्ताक्षर उन्हीं के हस्तलेख में है। और चूंकि जो ये हस्तलेख जो ये क्योंकि उसने गुड फेथ में ये बात कही है, हाँ, उसको जानकारी नहीं है कि ये है या नहीं है, गुड फेथ में विश्वास करते हुए उन्होंने कहा है। उसने तो देखा है उन्हें लिखते पढ़ते। और जो ये हस्ताक्षर बनाने वाले होते हैं ना, कुछ आपको हैंड राइटिंग मेकर भी मिलेंगे ना, जो आपको
हूबहू दूसरे के सिग्नेचर बना देते हैं, तो फिर वो जो देखने वाला व्यक्ति है वो एक्सपर्ट नहीं है, वो तो सिर्फ बनावट देखेगा उसकी ऊपरी तौर पे कि हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही साइन जियालाल जी करते थे और ये साइन वैसे ही हैं जैसे वो जियालाल जी के साइन हैं। तो वो तो उसकी एक तरह से रिजेम्बलेंस बता रहा है हस्ताक्षर की कि हाँ मैंने लिखते पढ़ते देखा है और उनके हस्ताक्षर जैसे नज़र आ रहे हैं, ये उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। ठीक है, तो वहाँ अगर ऐसा व्यक्ति कर रहा है जबकि वो हस्ताक्षर उसके हैं भी नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहा है, तो यहाँ उसका मामला 191 में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर माय डियर? यस सर। यस सर। यस सर। जी, अब इसके 2 इलस्ट्रेशन और हैं, इन्हें भी देख लीजिए। ये कह रहा है ए बीइंग बाउंड बाय एन ऑथ टू स्टेट द ट्रुथ स्टेट्स दैट ही नोज दैट जेड वाज at a particular place on a particular day, not knowing anything upon the subject. A gives false evidence whether Z was at the place on the day named or not. कै शपथ द्वारा सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होते हुए यह कथन करता है कि वह जानता है कि यह एक विशिष्ट दिन एक विशिष्ट स्थान में था, जबकि वह उस विषय में कुछ भी नहीं जानता। कै मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बतलाए हुए दिन यह उस स्थान पर रहा हो या नहीं। कुछ क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस। क्या समझ आया बताइए? सर प्लीज एक बार दोबारा पढ़ देंगे? हाँ मैं तो पढ़ दूंगा, लेकिन अभी यस आया था कि आपकी ओर से, तो आप लोग भी अगर थोड़ा सा मेरा सहयोग करें, मुझे भी समझाएं कि क्या समझ आया है, तो मैं उसको, अगर आप सही होंगे तो मैं आप शाबाशी दूंगा और सही नहीं होंगे तो मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा, सही करूंगा। जी सर कोशिश करेंगे, प्लीज एक बार दोबारा बता दें आप। जी सर, इसमें जो आपने पहले एग्जाम्पल दिया था, जी जी वो मूवी वाला दिया था जिसमें ये अमिताभ बच्चन ने बोला था कि एक नन्हे खां और बन्ने खां की जो लड़ाई थी उसमें उन्हें साक्ष्य के लिए बुलाया गया, तो सर उन्होंने वो फाइट भी नहीं देखी, ना उन्हें वो जगह पता थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बताया गया पर्टिकुलर कि इस तरह से लड़ाई हुई और इस जगह पे हुई और उन्होंने वहां जाके वो एविडेंस दिया है। सर वो इसमें आ सकता है फिर? हाँ बिल्कुल, ये कह रहा है कि एक विशिष्ट दिन और विशिष्ट समय पे किसी व्यक्ति के किसी स्थान पर होने के विषय में किसी से कोई गवाही दिलाई, जबकि वो बंदा नहीं जानता कि वास्तव में वो व्यक्ति वहाँ था या नहीं था। तो वो अगर वहाँ आके ऐसा बयान दे रहा है जबकि ना उसको कोई जानकारी है, ना कोई विश्वास है, कुछ नहीं है उसको, तो वो अगर यहाँ आके ऑन ओथ ऐसा बयान दे रहा है, तो जबकि उसकी जानकारी में ऐसा नहीं था, तो भले ही वो वहाँ उस व्यक्ति पर, वो जो व्यक्ति जिसके बारे में वो बात कर रहा है, वो फला दिन उस स्थान पर उस समय पे वहाँ हो या ना हो, उसका अपनी ओर से जो उसने कथन किया है बिना जानकारी के, उसका कथन मिथ्या साक्ष्य की श्रेणी में ही आएगा। बिल्कुल आएगा सर। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। हाँ सर ये का जो है मतलब मिथ्या साक्ष्य दे रहा है कि या विशिष्ट दिन मतलब वहां पर था जी, मतलब का या को बता रहा है। जी 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 तो ये का जो है मिथ्या साक्ष्य दे रहा है, मिथ्या साक्ष्य देता है, चाहे बतलाए हुए दिन यह उस स्थान पर रहा हो या नहीं रहा हो, दोनों ही अवस्था में उसका साक्ष्य मिथ्या माना जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो बिल्कुल अननोइंगली, क्योंकि सर उसको सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है ना। जी 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 कि उसको नॉलेज है, कहाँ से नॉलेज आई कि वो है या नहीं है, हाँ, सोर्स ऑफ नॉलेज कुछ नहीं है तो मिथ्या सच। बिल्कुल बिल्कुल मतलब या के साथ वो था या नहीं था, वो या के बारे में कह रहा है कि विशिष्ट दिन वो वहां पर था, तो हाँ ये का जो है मिथ्या साक्ष्य। उसे नहीं पता कि वो था या नहीं था। अब वो भले ही वहाँ था उस दिन, चाहे भले ही वो सही बात कह रहा हो, लेकिन उसकी अपनी नॉलेज नहीं थी, वो आके मिथ्या ही साक्ष्य दे रहा अपनी तरफ से। जी ये झूठ बोलकर हाँ दे रहा है। जी 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 इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ई कह रहा है ए एन इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर गिव्स और सर्टिफिकेट एज अ ट्रू इंटरप्रिटेशन और ट्रांसलेशन ऑफ ए स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट which he is bound by oath to interpret or translate truly, that which he is not and which he does not believe to be a true interpretation
और ट्रांसलेशन ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। ठीक है, इंटरप्रेटर आप जानते होंगे, इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, कौन होता है इंटरप्रेटर? दूसरी लैंग्वेज को एक दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने वाले। हाँ, जैसे हमारे यहाँ अगर किसी देश के, ऐसे देश के प्रधानमंत्री आए जिनकी भाषा अलग है और हमारे देश के प्रधानमंत्री की भाषा अलग है, तो उन दोनों के बीच की गुफ्तगू के दौरान एक व्यक्ति उनके बीच, आपने देखा होगा, पीछे बैठा रहता है और वो जो कहते हैं, मान लीजिए रशियन में पुतिन बोल रहे हैं तो वो उसको हिंदी में मोदी जी को बताएंगे, मोदी जी हिंदी में जो बोल रहे हैं उसको रशियन में कन्वर्ट करके पुतिन जी को बताएंगे, तो वो है इंटरप्रेटर। ठीक है, और ट्रांसलेटर कौन होता है? जो एक भाषा का दूसरी भाषा में अंतरण कर रहा है, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहा है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो इलस्ट्रेशन है ये दुभाषिया और इंटरप्रेटर के बारे में बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक दुभाषिया या अनुवादक किसी कथन या दस्तावेज के जिसका यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद करने के लिए वह शपथ द्वारा आबद्ध है। ठीक है, ऐसा भाषांतरण या अनुवाद को जो यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद नहीं है और जिसके यथार्थ होने का वह विश्वास नहीं करता, यथार्थ भाषांतरण या अनुवाद के रूप में देता या प्रमाणित करता है, वहाँ कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। ठीक है भाई, मान लीजिए ट्रांसलेटर है, उससे आप ट्रांसलेशन, मान लीजिए कोर्ट के सामने ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ गया जो कोर्ट नहीं समझती उस लैंग्वेज को। सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई आप जज बन के कल कहीं गए और आपके सामने उर्दू में कोई डॉक्यूमेंट आ गया और उर्दू से आप वाकिफ़ नहीं हैं, आप नहीं जानते उर्दू पढ़ना, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे किसी ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कराओ इसको। तो जबकि कोर्ट कह रहा है तो फिर वो बाउंड है ना उसको एज इट इज ट्रांसलेट करके देने के लिए। और वहाँ ऐसी अवस्था में वो किसी पार्टी से मिल गया मान लीजिए, और मिल के उसने क्या है, उसमें ट्रांसलेट करते हुए एक शब्द इधर से उधर कर दिया और प्रमाणित कर दिया कि बस इसकी ये ट्रू ट्रांसलेशन है, तो वहाँ वो व्यक्ति 191 की चपेट में आ जाएगा। वो मिथ्या साक्ष्य क्या कर रहा है? मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। सर ये सीआरपीसी में 272 में है सर क्या? सीआरपीसी शायद जो दुभाषिया मतलब भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। बिल्कुल आबद्ध है, वो सही जानकारी देने के लिए आबद्ध है। ठीक है, जी। तो 191 आपको क्लियर हुआ भाई? 191 में किसी को कोई दिक्कत परेशानी? एक बिफोर की एप्लीकेशन भी तो मूव होते तो कोई फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस करता है बिफोर कोर्ट। हाँ, वो जब सीआरपीसी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी तो आप आईपीसी पढ़ रहे हो, आईपीसी पे केंद्रित रहो। जैसे आपको श्रीवास्तव सर बताते हैं ना कि लोकस ऑन फोकस या फोकस ऑन लोकस, क्या बोलते हैं वो? फोकस ऑन लोकस। तो चलते हैं अपनी सेकंड सेक्शन, ये है 192। ये बात कर रहा है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। पहले वाली धारा क्या बात करती है? 191 मिथ्या साक्ष्य देना, झूठा साक्ष्य देना। अब ऐसा झूठा साक्ष्य घड़ना और गढ़ना क्या शब्द है? घड़ना है कि गढ़ना है? गढ़ना। अब एक्चुअली एक्चुअली दुष्यंत भार्गव जी हमारे ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। हमारे एरिया में गै को घे ही बोलते हैं, घड़ना ही बताएंगे, वो गढ़ना नहीं बोलते है ना। दुष्यंत भार्गव जी एल्लम गांव से बिलोंग करते हैं। एल्लम आप अगर दिल्ली जाएंगे शामली होते हुए तो अब तो बाईपास निकल गया इनके गांव से, पहले गांव के बीच से ही निकलते थे। तो सर एक छोटा सा जो मीन्स यहाँ पे बड़ा अच्छा है, मैं अगर इफ यू परमिट मी। यस प्लीज। इट इज ऑन द लैंग्वेज ओनली। जनरली क्या होता है सर, अगर अंग्रेज बात कर रहे हो जी और हमें मतलब बात, जैसे ही अभी आपने एक सेंटेंस बोला था इससे पहले 191 का ही, तो आपने पूछा था कि भी समझ में आया, तो किसी ने बोला कि हाँ सर, तो आपने पूछा कि बताओ क्या, किसी का कोई जवाब नहीं आता। अगर अंग्रेज बात कर रहे होते हैं तो वो मतलब काफी सारी लंबी बात सुन के, तो फिर बाद में अगर उसको समझ नहीं आई तो बोलेगा नो सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, टेल मी व्हाट यू सेड, प्लीज कैन रिपीट इट।
और हमारे यहाँ सिंपल सी बात है, एक चीज बोलेंगे रिपीट करनी। बोलते ही ना सामने वाले की मतलब वो बेचारा इतनी दूरी से, जैसे ये इस पे ना मैं एक इसको रिलेट करना चाहूँगा आपकी को। जैसे आपने देखा होगा फास्ट बॉलर क्रिकेट में टेस्ट मैच में फास्ट बॉलर आ रहा है बेचारा वहाँ क्या नाम 40-50 मीटर दूर से भाग के आ रहा है वो, है ना, और वो पूरी अपनी तन्मयता के साथ दौड़ के आ रहा है और बल्लेबाज जो है ना वहाँ आगे से हट जाता है तो बल्लेबाज की तो ही हो जाती है, वो बेचारा इतनी दूर से बॉल लेके फेंकने के लिए आ रहा है। उस टाइम बॉलर को बड़ा गुस्सा आवे कि इसी प्रकार यहाँ बोलते ही ना अगला बंदा जो बात बता रहा है उसकी बात पे 40 लाइक बोल दी हो तो वो बोलते 20 की 20 उसको रिपीट करनी पड़ेगी। वो ऐसा होता है जैसे पहले हम लोग वो करते थे ना, किसी फाइल को डाउनलोड करते थे जब 2G वगैरह चलता था, तो वो बफरिंग करते करते 99% पे पहुंच के वो फिर बोल देता था, बोला वापस शुरू से। चलिए बहुत अच्छा। देखिए कानून जो है ना वो बड़ा एक हमारा बोरिंग सा सब्जेक्ट है, हालांकि हम IPC पढ़ रहे हैं तो फिर भी इंटरेस्टिंग है। तो इसको पढ़ते हुए अगर बीच में माहौल क्लास का हल्का फुल्का रहे तो आप लोगों का एक तो स्फूर्ति बनी रहती है, बोरियत नहीं छाती, है ना। तो छोटा सा सस्पेंस है क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जी। मेरा एक पर्सनल अनुभव है सर, कैन आई शेयर इट? जी बताइए। क्या होता है सर, जैसे अभी आपने 191 बताया, ठीक है, तो 191 मैंने ऐसा कोरिलेट कर लिया कि जिसमें भी आप पूछोगे तो मैं भूल नहीं पाऊंगा 191 क्या है। बिल्कुल कोरिलेट करना ही पड़ता है और करना चाहिए सबको। एक होता है एक रिडिकुलस एसोसिएशन वर्ड बोलते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को किसी भी एक उसके साथ एक रिडिकुलस एसोसिएशन आप बनाएंगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी। बिल्कुल। जो माइंड है वो जटिल चीजों को जल्दी याद रखता है और इजी चीजों को भूल जाता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। सही कह रहे हो जी। एक केस लॉ लिख लीजिए आप, 191 पे है, बब्बन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह। केस लॉ नोट डाउन कर लीजिए, बब्बन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह, AIR 1967 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि यदि साक्षी द्वारा मिथ्या शपथ पत्र दिया है तो उसको मिथ्या साक्ष्य देना माना गया है। ठीक है, अगर कोई झूठा शपथ पत्र कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है तो उसको 191 के अधीन अपराधी माना जाएगा। बब्बन सिंह वर्सेस जगदीश सिंह, AIR 1967। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। अब देखते हैं 192, मिथ्या साक्ष्य घड़ना, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। फैब्रिकेशन वर्ड आप सभी जानते हैं, फैब्रिकेट माने किसी चीज़ को बुनना, ताना बाना बुनना। कपड़े को फैब्रिकेट किया जाता है, कपड़े के ताने बाने बुने जाते हैं, ठीक है ना। कुछ भी चीज़ जो आप बना रहे हैं वो फैब्रिकेट। अब मैं पढ़ रहा हूँ 192, वो कह रहा है whoever causes any circumstance to exist or makes any false entry in any book or record or electronic record or makes any document or electronic record containing a false statement intending that such circumstance, false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator, and that such circumstances, false entry or false statement so appearing in evidence may cause any person who in such proceeding is to form an opinion upon the evidence to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said
टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस। ठीक है भाई, ये कह रहा है कि जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है, या ये इसमें अमेंडमेंट हुआ है 2000 में, जहाँ से ये अमेंडमेंट का ब्रैकेट आप लोगों के ब्रैकेट में नज़र आ रहा होगा आपको, किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाली कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है, यहाँ आपका ये कॉमा क्लोज हो गया, जो वाला बड़ा वाला ब्रैकेट, सॉरी, कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्रवाई में, सबसे पहले न्यायिक कार्रवाई को अंडरलाइन कर लीजिए, या ऐसी किसी कार्रवाई में जो लोक सेवक के समक्ष, उसके नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है, साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्रवाई में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है या ऐसी कार्रवाई के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। ठीक है भैया। देखिए 192 को रिलेट करने के लिए आप लोगों ने बहुत सारी हिंदी फैमिली ड्रामा फिल्में देखी होंगी, जिसमें एक सीधी सी बहू होती है, एक चालाक सी नंद होती है, तेज तर्रार सी सास होती है, और उस सीधी सच्ची बहू को फंसाने के लिए उसके बेचारे के संदूक में जाके वो गहने लगा देती है। वो नंद ले जाके बोले मेरे गहने चुरा लिए भाभी ने, और वो पुलिस को बुला के उसे बेचारी को अरेस्ट करवा देते हैं। तो ये 192 की ही कहानी है। वो जो गहनों को रखा जा रहा है, वो एक परिस्थिति क्रिएट की जा रही है कि उस व्यक्ति को फंसाया जाए जिसने एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं किया है। तो अब इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन ए कह रहा है, ए पुट्स ज्वेल्स इनटू ए बॉक्स बिलोंगिंग टू जेड विद द इंटेंशन दैट दे मे बी फाउंड इन द बॉक्स एंड दैट द सर्कमस्टेंसेस मे कॉज जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट। ए हैज़ फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। इसका जो इलस्ट्रेशन ए है, ये बिल्कुल वही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, वो फिल्मी ड्रामा, चूँकि आप हज़ारों फिल्मों में आपने ऐसा सीन देखा होगा, तो वो जो सीन है वो 192 सेक्शन से प्रभावित सीन है। तो यहाँ कह रहा है कि कै एक बक्स में जो यह का है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्स में पाए जाएं, और इस परिस्थिति में यह चोरी के लिए दोषी ठहरा जाए। कै ने यहाँ मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। क्लियर हुआ भाई? 192 पहला इलस्ट्रेशन ही मास्टर स्ट्रोक है इसका। और इस इलस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझाने का प्रयास किया। किसी को कोई डाउट, कुछ समझ ना आया हो 192 में? जी, मेरी आवाज़ आ रही है भाई? समझ में आया। मैंने लगा सो गया आप, देर भी हो रही काफ़ी। नहीं सर नहीं, वो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम लोग सुने, वो बहू वाला। जी जी ये महिलाओं को ज़्यादा अच्छा लगता है ना इलस्ट्रेशन ऐसा। यस सर, बहुत आसान है इसको रिलेट करना। तो 192 को सास बहू बहुत खतरनाक है, सास और ननद वाली। वैसे भी क्या कह रहे हो इनू जी? सर ये प्रजाति जो है ना, सास और ननद वाली जो है, ये बहुत खतरनाक होती है वैसे भी। देखिए, सास नंद हो, चाहे देरानी जेठानी हो, चाहे सास बहू हो, है ना, ये हर जगह कहीं ना कहीं सास को बहू अच्छी नहीं मिलती, बहू को सास अच्छी नहीं मिलती, है ना। सर ऐसा है सर, जैसे बहू सब्जी बना रही है तो ननद जाकर के बाद में 4 कंकड़ी उड़ा देती नमक के। यस बहू बाहर गई तब तक नंद आई, वहां 4 कंकड़ी डाल देंगे। हाँ, हस्बैंड ये भी सीरियल मूवी वाला सीन है। जब हस्बैंड आया सब्जी बने तो उन्होंने की सब्जी में इतना नमक पड़ता है कहीं। देखिए थोड़ा डाल एक कहावत है भैया, एक कहावत है। कहावत यह है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। ठीक है ना। तो महिला की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो खुद महिला ही है। हालांकि तब बहू अच्छी नहीं थी, तब वो सास बन गई, अब बहू अच्छी नहीं है।
ये तो घर घर की कहानियां हैं, और मैं तो कहूँ कि सबको अच्छी सास मिले और सास को अच्छी बहू मिले, और नंद को अच्छी भाभी मिले और भाभी को अच्छी नंद मिले। सर इस मसले में तो बाहुबली को भी मरना पड़ गया था। सही बात है, बाहुबली, बिल्कुल। सर ये बात तो है सर, तुलसीदास ने रामायण में भी लिखा है कि मोह है ना नार, नार की रूपा। एक स्त्री कभी दूसरी स्त्री की भलाई मतलब नहीं कर सकती है। हाँ, ये रामायण में भी। मेरी साड़ी इसकी मतलब उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, है ना? जी। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर बी देखते हैं। ये कह रहा है ए मेक्स ए फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट एज corroborative evidence in a court of justice. A has fabricated false evidence. के अपनी दुकान की बही में एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जा सके। यहाँ कै ने 192 का अपराध किया है, मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर सी देखते हैं। ये कह रहा है ए विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग जेड टू बी कन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी राइट्स अ लेटर इन इमिटेशन of Jed's handwriting purporting to be addressed to an accomplice in such criminal conspiracy, and puts the letter in a place which he knows that the officers of the police are likely to search. A has fabricated false evidence. यहाँ ये कह रहा है कि यह को एक आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी सिद्ध ठहराए जाने के आशय से कै एक पत्र यह के हस्तलेख की अनुकृति करके लिखता है। अनुकृति करके समझ रहे हैं आप, उसके जैसी हैंडराइटिंग में लिखता है। ठीक है, जिससे यह तात्पर्य है कि यह ने उसे ऐसे आपराधिक षड्यंत्र के सह अपराधी को संबोधित किया है, और उस पत्र को ऐसे स्थान पर रख देता है जिसके संबंध में वह जानता है कि पुलिस ऑफिसर संभाव्यतः उस स्थान की तलाशी लेंगे, और तलाशी लेंगे तो वो पत्र वहाँ पाया जाएगा। तो ऐसी अवस्था में यहाँ क्या हुआ है भैया, यहाँ उस कै ने मिथ्या साक्ष्य फैब्रिकेट किया है, गढ़ा है, वो 192 के लिए लायबल हो जाएगा। अब इसके लिए 193 अगला सेक्शन है। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। तो पनिशमेंट की बात करता है। ये कह रहा है हूएवर इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस इन एनी स्टेज ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. ये कह रहा है भाई कि जो कोई साक्ष्य किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और इसका सेकंड पैरा कह रहा है एंड हुएवर इंटेंशनली गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इन एनी अदर केस shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. और इसका दूसरा पैरा कह रहा है 193 का, और जो कोई किसी अन्य मामले में, पहले वाला पैराग्राफ कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में बात कर रहा है और सेकंड पैरा कह रहा है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अदर, ठीक है। और जो कोई किसी अन्य मामले में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। देखिए 191 और 192 दोनों धाराओं का जो पनिशमेंट है वो 193 में बताया गया है, ठीक है। और इसमें 2 अंतर बताए हैं। पहले वाला पैराग्राफ बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के अगर अंदर जा रहा है मामला और वहाँ आप ये ऐसी जो आपकी गढ़ी हुई है फॉल्स एविडेंस या आपकी मिथ्या साक्ष्य दिया गया है तो वहाँ तो आप जो है 7 साल के लिए आपको दंडित किया जाएगा। और उससे अलावा जुडिशियल प्रोसीडिंग से अलावा अगर आप कहीं ऐसा कर रहे हैं तो वहाँ सज़ा का मापमान कम हो जाता है, वहाँ 3 साल बताया गया है। और एक्सप्रेशन 1 इसका कह रहा है अ ट्रायल बिफोर ए कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो इसके स्पष्टीकरण 1 में कहा है कि सेना न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायिक कार्रवाई है। तो इसका मतलब अगर सेना न्यायालय के सामने भी आप ऐसा कोई अपराध करेंगे, मिथ्या साक्ष्य देंगे या मिथ्या साक्ष्य गढ़ेंगे तो इस स्पष्टीकरण के तहत आप पहले वाले पार्ट में जाएंगे और 7 साल की सजा खाएंगे। और एक्सप्रेशन नंबर 2 कह रहा है कि एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रीलिमिनरी टू
A proceeding before a court of justice is a stage of judicial proceeding, though that investigation may not take place before a court of justice. और ये स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व जो विधि द्वारा निर्दिष्ट अन्वेषण होता है वह न्यायिक कार्यवाही का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने न भी हो। सेकंड आपका जो स्पष्टीकरण है समझ आया आपको, नहीं आया ये बताइए। आया सर, आया। क्या आया बताइए मोनिका जी। की बात, इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई फॉल्स एविडेंस दे रहा है, हाँ वो तो कोर्ट में तो होती नहीं, वो तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब अगर कोई फॉल्स एविडेंस दे रहा है, हाँ, ये उसकी बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या होगा सर? सेकंड एक्सप्लेनेशन जो है वो पुलिस वाले ही कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट ने कहा है कि आप करो, तो इसलिए यहाँ पे ये जुडिशियल प्रोसीडिंग का ही एक स्टेज माना जाएगा, तो ये स्टेप माना जाएगा। यानी कि 193 के पहले वाले पैराग्राफ में दंडित होंगे आप सर। 7 years और फाइन एंड फाइन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका एक इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि यह अभिनिश्चय करने के प्रयोजन से कि क्या यह को विचारण के लिए सुपुर्द किया जाना चाहिए, मजिस्ट्रेट के समक्ष जांच में कै सशपथ कथन करता है कि जिसका वह मिथ्या होना जानता है। यह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। तो जो जांच वाली प्रक्रिया है, जांच वाली प्रक्रिया भी क्या मानी जाएगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी। और इसका एक्सप्लेनेशन नंबर 3 भी देख लीजिए। तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है ये कह रहा है कि एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए स्टेज ऑफ ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, दो द इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। स्पष्टीकरण 3 कह रहा है कि न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के सामने ना भी हो। इसका दृष्टांत भी देख लीजिए। ये कह रहा है इन एन इंक्वायरी बिफोर एन ऑफिसर डेप्यूटेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस टू ascertain ऑन द स्पॉट ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लैंड मेक्स ऑन ओथ अ स्टेटमेंट विच ही नोज टू बी फॉल्स एज दिस इंक्वायरी इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग ए हैज गिवन फॉल्स एविडेंस। यहाँ कह रहा है कि संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में कै शपथ पर कथन करता है जिसका मिथ्या होना वह जानता है। वह जांच न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, इसलिए का ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। इज दैट क्लियर माय डियर? जी। एक केस लॉ लिखिए, रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट 1959 का केस है, ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने इस केस में कहा है कि प्रतिवादी अथवा वादी भी साक्षी कटघरे में जाने के लिए बाध्य नहीं है, किंतु एक बार उनमें से कोई ऐसा करने का विनिश्चय करता है और शपथ लेता है तो वह सत्य बोलने के लिए बाध्य होता है और वह कहने का अधिकारी नहीं होता कि वह साक्षी कटघरे में न आने का चुनाव कर सकता था। समझे कुछ? यस सर। अगर उसने एक बार शपथ ले ली तो फिर उसको अगर वो फिर बाद में वो रिवर्ट नहीं मार सकता। मतलब पहले तो उस पर मतलब कि वो था कि वो अपने आप को बतौर साक्षी प्रस्तुत। केस का नाम रिपीट कीजिए प्लीज एक बार। रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट 1959, रणजीत सिंह वर्सेज स्टेट 1959 CRLJ 1124 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है माय डियर? यस सर, यस सर, यस सर। तो आज दोनों एक्सप्लेनेशन में अंतर क्या है? सो थर्ड में और सेकंड में समझ में नहीं आया। सो थर्ड और सेकंड में डिफरेंस क्या है दोनों में? थर्ड और सेकंड में डिफरेंस क्या है? देखिए थर्ड क्या कह रहा है और सेकंड क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए, अंतर आप निकालिए। क्या कह रहा है? एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ प्रिलिमिनरी टू अ प्रोसीडिंग बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, दो दैट द इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर ए कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है। यहाँ जो बात कर रहा है इन्वेस्टिगेशन की, वो कह रहा है कैसी इन्वेस्टिगेशन है?
कैसी इन्वेस्टिगेशन बताई गई है? एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ। हाँ बताइए। जुडिशियल प्रोसीडिंग। हाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंडर है सर। कौन सी प्रोसीडिंग के? प्रोसीडिंग के अंदर है उसके सर जुडिशरी विधि द्वारा निर्देशित की हुई है। जी सर, अगर सेकंड एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अगर कोई मामला जो परिवार पे दर्ज होता है और न्यायालय कहता है कि आप पुलिस को कि जाओ जांचो ये मामला सही है कि नहीं, तो वो कार्यवाही भी जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी, क्योंकि न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि आप जाके अन्वेषण करो। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन इसको बता रहा है, इस टाइप के केसेस को मेरे हिसाब से। 203 में जो डायरेक्शन दी जाती है सर, जो अगर हमारा FIR नहीं हो रहा है तो हम कंप्लेन कर रहे हैं वहां जी 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 पे, तो हाँ कोर्ट बोल रहा है कि आप चेक करो मामला सही है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वहाँ प्रिलिमिनरी की बात हो रही है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन आप समझते हैं, ठीक है। और यहाँ बात करें न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार निर्दिष्ट और न्यायालय के प्राधिकार के अधीन संचालित अन्वेषण न्यायिक कार्रवाई का एक प्रक्रम है, चाहे वह अन्वेषण किसी न्यायालय के समक्ष ना भी हो, ठीक है। यहाँ क्या है, न्यायालय की अथॉरिटी से कोई व्यक्ति जा रहा है, जैसे इसका इलस्ट्रेशन से आप समझ जाएंगे। इलस्ट्रेशन कह रहा है कि संबंधित स्थान पर जाकर भूमि की सीमाओं को अनिश्चित करने के लिए न्यायालय द्वारा प्रतिनियुक्त ऑफिसर के समक्ष जांच में कै शपथ पर कथन करता है, जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यह जांच न्यायिक कार्रवाई का ही प्रक्रम है, इसलिए कै ने मिथ्या साक्ष्य दिया है। और यहाँ क्या कह रहा है स्पष्टीकरण 2 में, यह कह रहा है कि न्यायालय के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व, ठीक है, वहाँ कार्रवाई प्रारंभ होने के पूर्व है या कार्रवाई प्रारंभ होने के पश्चात है? पहले वाला है प्राइमा फेसी केस बन रहा है कि जी 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 हाँ वो प्रीलिमिनरी वो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वहाँ सरसरी थर्ड वाला कमीशन, अगर सर कोई कमीशन को न्यायालय ने बोला कि आप फलाने जगह पे जाओ, वहाँ पे निरीक्षण लोकल इंस्पेक्शन करो, तो वो भी एज ए जुडिशियल प्रोसीडिंग का माना जाएगा कि कमीशन जाके लोकल कोई जांच कर रही है। यस 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 यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, और अपनी वाणी को विराम करते हुए आप लोगों की सभी के लिए शुभेच्छा करते हुए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू क्लास। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके शुभ रात्रि। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।